नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 का यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमारे 15 पार्ट कंप्लीट हो गए थे और आज का हमारा पार्ट है ये रहेगा 16 पार्ट, यानी अपन कह सकते हैं पार्ट 16। देखो, पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था सेल के विद्युत वाहक बल का मापन, यानी हमने सेल का विद्युत वाहक बल का मापन किया था मानक सेल के द्वारा। मानक सेल और विभवमापी की सहायता के द्वारा हमने सेल के विद्युत वाहक बल का मापन किया था। वहाँ पर हमने मानक सेल के रूप में मानक वेस्टर्न सेल का अध्ययन किया था। मानक वेस्टर्न सेल की बनावट हमने देखी थी और जो पोगेनडोर्फ संपूरक सिद्धांत है उसका भी हमने अध्ययन किया था। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम अध्ययन करेंगे विद्युत वाहक बल एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सेल विभव एवं गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध, यानी अपन कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड गिब्स फ्री एनर्जी। देखो, विद्युत वाहक बल को हम कैपिटल ई से लिखते हैं और गिब्स मुक्त ऊर्जा को हम डेल जी के द्वारा लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज हम ई व डेल जी में संबंध देखेंगे। तो देखो, जो विद्युत रासायनिक सेल होता है, हमने अध्ययन किया है विद्युत रासायनिक सेल का। विद्युत रासायनिक सेल, और हमें पता है विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा के द्वारा क्या कहेंगे, रासायनिक ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आप ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब देखो, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, यानी विद्युत ऊर्जा की जहां बात आती है वहां पर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी, हमारी केमिस्ट्री की ऊष्मागतिकी हम यहां पे लागू कर रहे हैं। देखो, ऊष्मागतिकी यानी ऊष्मागतिकी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी सेल से, या अपन ये कह सकते हैं यदि विद्युत रासायनिक सेल से विद्युत रासायनिक सेल से अनंत सूक्ष्म मात्रा में अनंत सूक्ष्म मात्रा में विद्युत धारा प्राप्त हो रही है, विद्युत धारा प्राप्त हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वह विद्युत रासायनिक सेल उत्क्रमणीयता की शर्त की पालना कर रहा है। उत्क्रमणीयता की शर्त की पालना कर रहा है। देखो, समझना मैंने क्या बताया, हम ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इस पर हम ऊष्मागतिकी लागू कर रहे हैं, बात सीधी सी है। और ऊष्मागतिकी के आधार पर हम क्या कह रहे हैं, यदि विद्युत रासायनिक सेल से अनंत सूक्ष्म मात्रा में विद्युत धारा प्राप्त होती है तो हम ये कह सकते हैं कि वह विद्युत रासायनिक सेल उत्क्रमणीयता की शर्त की पालना कर रहा है, यानी उस स्थिति में हम उसे उत्क्रमणीय प्रक्रम कह सकते हैं। और हमें पता है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में यानी ऊष्मागतिकी में हम अध्ययन करते हैं कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य का मान, क्या कहेंगे, किए गए कार्य का मान अधिकतम होता है। किए गए कार्य का मान अधिकतम होता है। देखो, वापस से मैं आपको समझा रहा हूं, यदि विद्युत रासायनिक सेल से अनंत सूक्ष्म मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वह विद्युत रासायनिक सेल उत्क्रमणीयता की शर्त की पालना करता है। और हमें पता है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में किए गए कार्य का मान अधिकतम होता है। अब हम यहाँ पे विद्युत रासायनिक सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे
कार्य क्या है, यहाँ पे कार्य है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। ये ऐसे कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। तो ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं, ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि किसी गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल के द्वारा किया गया विद्युत कार्य उस सेल में प्रवाहित विद्युत धारा व सेल के विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। देखो अब हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, हम यहां पे कह सकते हैं किसी, इसको भी मैं हटा रहा हूं, हम कह सकते हैं किसी गैल्वेनिक सेल, देखो गैल्वेनिक सेल एक विद्युत रासायनिक सेल ही है, किसी उत्क्रमणीय, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी उत्क्रमणीय, क्योंकि धारा अगर अनंत सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त हो रही है तो वह सेल उत्क्रमणीयता की शर्त की पालना करता है। तो क्या कहेंगे, किसी उत्क्रमणीय, किसी उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक कह सकते हैं, डैनियल सेल कह सकते हैं, या विद्युत रासायनिक सेल कह सकते हैं। तो किसी उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल के द्वारा किया गया विद्युत कार्य, इलेक्ट्रिक वर्क, किया गया विद्युत कार्य उस सेल में प्रवाहित, उस सेल में प्रवाहित विद्युत धारा एवं सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। देखो ध्यान से समझना, हम कह रहे हैं कि किसी उत्क्रमणीय गैल्वेनिक सेल के द्वारा किया गया विद्युत कार्य, भाई रासायनिक ऊर्जा किस में चेंज हो रही है, विद्युत ऊर्जा में, इसलिए कार्य के रूप में हम क्या कहेंगे कि किया गया विद्युत कार्य उस सेल में प्रवाहित विद्युत धारा एवं सेल के विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से अपन लिख सकते हैं कि सेल के द्वारा किया गया विद्युत कार्य, सेल के द्वारा किया गया विद्युत कार्य वो किसके बराबर है, वो है सेल में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा गुणनफल है, यानी इनटू क्या कहेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखो किया गया विद्युत कार्य इक्वल टू प्रवाहित विद्युत धारा इनटू सेल का विद्युत वाहक बल। किए गए विद्युत कार्य को हम लिखेंगे W इलेक्ट्रिक, क्या लिखेंगे, W इलेक्ट्रिक। प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा का मतलब प्रवाहित कुल विद्युत आवेश, तो Q इंटू और ये लिख दूं मैं E सेल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल। क्या लिखा मैंने, W इलेक्ट्रिक इक्वल टू Q इंटू E सेल। Q क्या है, प्रवाहित कुल आवेश, परिपथ में से प्रवाहित कुल आवेश, हम लिख लेते हैं यहाँ पे W इलेक्ट्रिक तो क्या है, किया गया विद्युत कार्य, किया गया विद्युत कार्य, और Q क्या है, परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश, परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश,
और ई सेल क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। अब देखो हम कह सकते हैं कि माना परिपथ में कुल n मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। क्या कहा मैंने? परिपथ में n मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अब देखो n मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो अगर हम यदि n मोल इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश की गणना करें तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं चूंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश कितना होता है? कुल आवेश होता है, अरे याद करो, 96,500 कूलाम, जिसको हमने क्या कहा था? 1 फेराडे। क्या कहा था? 1 फेराडे। हम बात कर रहे हैं n मोल इलेक्ट्रॉनों की, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए n मोल इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश कितना होगा? n फेराडे। क्या लिख दूं? n फेराडे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि Q बराबर हमारे पास क्या आ गया? यानी हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू NF, Q इक्वल टू NF, परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश। हमने क्या कहा कि परिपथ में n मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, चूंकि एक मोल इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश कितना होता है? 1 फेराडे। यानी अपन कह सकते हैं 96,500 कूलाम आवेश, जो 1 फेराडे के बराबर होता है। तो हमने n मोल इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश की गणना कर ली n फेराडे या NF, इसलिए Q इक्वल टू NF। अब देखो, अब मैं लिख सकता हूं यहां पर W इलेक्ट्रिक इक्वल टू Q इक्वल टू क्या हो गया? NF। तो मैं लिख सकता हूं NF ई सेल, NF ई सेल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब हम कह सकते हैं कि जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है वो क्या होती है? ऊष्मागतिकी में हम क्या पढ़ते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा। हम कहते हैं कि किसी तंत्र की वह ऊर्जा, क्या कहेंगे? किसी तंत्र की वह ऊर्जा जो उपयोगी कार्य करने में खर्च होती है, वह उस तंत्र की गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। और यहाँ पे हमारे पास कार्य क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। और विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन है वह एक उपयोगी कार्य की श्रेणी में आता है। यानी अपन यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं चूंकि किसी तंत्र की वह ऊर्जा जो उपयोगी कार्य करने में खर्च होती है, वह उस तंत्र की गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। वह उस तंत्र की गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। और यहाँ पर विद्युत कार्य संपन्न हो रहा है सेल के द्वारा, यानी सेल के द्वारा किया गया विद्युत कार्य एक उपयोगी कार्य की श्रेणी में आता है। और जो सेल के द्वारा जो विद्युत कार्य हो रहा है वो उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के द्वारा हो रहा है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा सेल के द्वारा किए गए कार्य में खर्च हो रही है। तो सीधा सा मतलब ये है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माइनस डेल जी इक्वल टू डब्ल्यू इलेक्ट्रिक। समझना इस चीज को। देखो डेल जी तो क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा, माइनस का जो चिन्ह है ये बता रहा है गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी हो रही है। और गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो कमी है वो सेल के द्वारा किए गए विद्युत कार्य के बराबर होती है। अब देखो
यहाँ पर तो है W इलेक्ट्रिक इक्वल टू NFE, और यहाँ पे है माइनस डेल जी इक्वल टू W इलेक्ट्रिक, यानी ओवरऑल अपन, मैं इसको समीकरण 1 दे दूं और इसको समीकरण 2, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या कहेंगे, देखो मैं लिख सकता हूं माइनस डेल जी इक्वल टू, क्या लिख दूं, NFE सेल, NFE सेल। अब देखो इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल जी इक्वल टू माइनस NFE सेल, और इसको मैं दे रहा हूं समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा है वो विद्युत कार्य में चेंज हो रही है, यानी जितनी कमी इस गिब्स मुक्त ऊर्जा में होगी उस कमी के बराबर सेल के द्वारा विद्युत कार्य किया जाएगा, इसका मतलब ये है। फिर हमने समीकरण 1 और 2 से हमने क्या लिखा कि माइनस डेल जी इक्वल टू NFE सेल, और इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल जी इक्वल टू माइनस NFE सेल। अब देखो हमारे पास समीकरण 3 आ गई। ये जो समीकरण 3 है ये हमें गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध बता रही है, लेकिन ये जो समीकरण है ये समीकरण लागू होगी सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में। अब देखो अगर मैं मानक स्थिति की बात करूं, मानक स्थिति हमें पता है मानक स्थिति में T तो होता है कितना, 298 केल्विन, 298 केल्विन, सांद्रता होती है 1 m। अब मानक स्थिति है, इसका मतलब मानक स्थिति में जो E सेल होगा वो होगा E नोट सेल, और जो डेल जी होगी वो होगी डेल जी नोट। क्या बताया मैंने, अरे हम मानक स्थिति लगा रहे हैं, मानक स्थिति में सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो होगा मानक विद्युत वाहक बल, और जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी वो होगी मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब देखो ये समीकरण सामान्य स्थिति में, अगर मैं इस समीकरण को मानक स्थिति में लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा, डेल जी नोट इक्वल टू माइनस NF E नोट सेल। अब देखो ये समीकरण 4 है, दोनों समीकरण ही हमें क्या बता रही हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध। बस ये समीकरण सामान्य स्थिति में लागू होगी और ये समीकरण मानक स्थिति में लागू होगी, मानक स्थिति में, ध्यान में रखोगे इसको। अब देखो इस समीकरण में डेल जी नोट तो क्या है, N क्या है और F क्या है, इसकी चर्चा अपन करते हैं। देखो डेल जी नोट तो क्या है, देखो नोट लगा हुआ है, क्या कहेंगे, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा या गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, क्योंकि डेल जी है, डेल लगा हुआ, इसका मतलब मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है। N क्या है, N है इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या। F क्या है, F है फैराडे कांस्टेंट, फैराडे स्थिरांक, और हमें पता है इस फैराडे स्थिरांक का मान कितना होता है, 96,500 कूलाम। और E नोट सेल क्या है, क्या कहेंगे, मानक सेल विभव, मानक सेल विभव कह सकते हैं या मानक विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें पता है कि विद्युत रासायनिक सेल में जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं स्वतः। समझना ध्यान से, हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में जो
रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं वो स्वतः संपन्न होती हैं। यानी इसका मतलब विद्युत रासायनिक सेल के लिए डेल जी क्या होती है, डेल जी होती है ऋणात्मक। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में डेल जी इक्वल टू ऋणात्मक, यानी अपन कह सकते हैं कि यह स्वतः परक्रम होते हैं। क्या होते हैं? स्वतः परक्रम। अब देखो डेल जी क्या है, नेगेटिव। अगर मैं इस ई सेल की बात करूं तो देखो डेल जी नेगेटिव, यानी यहां पे ये हो जाएगा माइनस डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। अब देखो आप माइनस से माइनस कैंसिल, यानी यहां से अपन क्या कह सकते हैं, यहां से अपन कह सकते हैं कि ई नोट सेल क्या आएगा, धनात्मक। और इस चीज का हमने अच्छे से अध्ययन भी कर लिया है कि किसी विद्युत रासायनिक सेल के सेल विभव का मान हमेशा धनात्मक होता है। सेल विभव का मान धनात्मक होगा, उसी कंडीशन में उनके लिए डेल जी का मान क्या आएगा, ऋणात्मक। यानी परक्रम क्या होगा, स्वतः। यानी अपन यहां पर ऐसे कह सकते हैं, देखो हम कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल के लिए सेल विभव का मान, सेल विभव का मान हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है, का मान ऋणात्मक होता है। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। क्या बताया मैंने कि विद्युत रासायनिक सेल के लिए सेल विभव, यानी जो ई नोट सेल है वो सेल विभव का मान हमेशा धनात्मक होता है तथा गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होता है। इस चीज का हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था कि विद्युत रासायनिक सेल के लिए डेल जी क्या होता है, ऋणात्मक। इसीलिए परक्रम क्या हो गया, स्वतः परक्रम। यानी अपन कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं वो स्वतः संपन्न होती हैं, स्वतः संपन्न होती हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो, अब हम इस विद्युत रासायनिक सेल के लिए जो सेल विभव का मान धनात्मक आ रहा है, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेल विभव का मान धनात्मक प्राप्त होता है। देखो एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूं मैं डेनियल सेल, डेनियल सेल। देखो इस डेनियल सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। भाई विद्युत रासायनिक सेल कह सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लिया है डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल भी इसको कह सकते हैं। देखो हम डेनियल सेल का डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। मैं यहाँ पर इसका सेल आरेख बना रहा हूँ। देखो डेनियल सेल में एनोड होता है जिंक का, तो Zn2+, Zn सॉलिड, फिर लवण सेतु Cu2+ और Cus। अब देखो जिंक का इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड, तो यहाँ पे लिख दूं मैं एनोड। और कॉपर का इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड। हम बात कर रहे हैं सेल विभव की। सेल विभव का हमने सूत्र देखा था
ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब देखो हम बात कर रहे हैं डेनियल सेल की। डेनियल सेल में कैथोड कॉपर का है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ई नोट Cu2 प्लस Cu माइनस ई Zn2 प्लस Zn। अब देखो समझो, हमें पता है इस सूत्र में हम दोनों इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव लेते हैं। तो देखो ये तो रहा कॉपर का मानक अपचयन विभव, कैसे लिखेंगे अपन, ई नोट Cu2 प्लस Cu, फिर माइनस ये क्या है, ये है जिंक का मानक अपचयन विभव यानी Zn2 प्लस Zn। अब देखो हम इनके मान रखें, हमें पता है कॉपर का मानक अपचयन विभव कितना होता है, प्लस 0.34, फिर माइनस जिंक का मानक अपचयन विभव होता है माइनस 0.76, और हम इसको अगर सरल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो प्लस 0.34 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 0.76, यानी ई नोट सेल इक्वल टू प्लस 1.10 वोल्ट। देख सकते हो, यानी विद्युत रासायनिक सेल, या अपन कह सकते हैं कि डेनियल सेल के लिए सेल विभव का मान हमेशा धनात्मक प्राप्त होता है, और इसीलिए डेल्जी का मान क्या आता है, ऋणात्मक। और जो एनोड व कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं स्वतः संपन्न होती रहती हैं। पहले हमें पता है एनोड पे अभिक्रिया होती है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे जो अभिक्रिया होती है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यानी Cus। ये जो अभिक्रियाएं हैं डेनियल सेल में, ये अभिक्रियाएं स्वतः संपन्न होती रहती हैं। अब देखो अगर मान लो हम इनको उल्टा कर दें, उल्टा कैसे, देखो Cus और Cu2 प्लस लवण सेतु Zn2 प्लस और Zn, यानी मैंने जो एनोड है वो तो कर दिया कॉपर का, और जो कैथोड है वो बना दिया जिंक का। यानी अब एनोड कॉपर का इलेक्ट्रोड है, बात सीधी सी है, और कैथोड है जिंक का इलेक्ट्रोड। और अब अगर मैं यहाँ पे लगाऊं ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट सेल। अब देखो कैथोड किसका है, जिंक का है, यानी अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ई नोट Zn2 प्लस Zn माइनस ई नोट Cu2 प्लस Cu। और अगर मैं इनके मान रखूं ई नोट सेल, जिंक का मानक अपचयन विभव कितना होता है, माइनस 0.76, और ये माइनस ये रहा। कॉपर का मानक अपचयन विभव कितना होता है, प्लस 0.34। अब देखो ई नोट सेल इक्वल टू ये है माइनस 0.76, अंदर प्लस है बाहर माइनस है, इसको सोल्व करूंगा तो माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस 0.34, यानी अपन कह सकते हैं ओवरऑल हमारे पास जो सेल विभव का मान प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ माइनस 1.10 वोल्ट। अब देखो अगर ई सेल का मान क्या आ रहा है, समझना यहां पर, यानी यहां पर ई सेल का मान क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब तो ये हुआ, अगर हम सूत्र की बात करें, इस सूत्र की डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ माइनस, देखो माइनस एन एफ ई सेल। अब देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं,
ये हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का, यहाँ पर मैं माइनस रखूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यानी यहाँ पर डेल जी क्या आ जाएगा, धनात्मक, और डेल जी धनात्मक आया, इसका मतलब परक्रम क्या हो गया, असवतय। इसका मतलब डेनियल सेल में असवतय डेल जी का मान क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। कब, जब ई नोड सेल का मान हमारे पास क्या आया, ऋणात्मक। इसका मतलब तो ये हुआ कि अभिक्रियाएं संपन्न ही नहीं होंगी, यानी हम सेल का निर्माण ही नहीं कर सकते, यानी ये परक्रम संभव नहीं होगा। सिर्फ ई नोड सेल का मान क्या आएगा, धनात्मक। उस स्थिति में ही डेनियल सेल के लिए डेल जी का मान क्या आएगा, ऋणात्मक। तो इस चीज को भी हमने एग्जाम्पल से समझ लिया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि डेनियल सेल के लिए सेल विभव का मान हमेशा धनात्मक आता है और गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक आता है। इसीलिए इलेक्ट्रोडों पर होने वाली रेडॉक्स अभिक्रियाएं स्वतः संपन्न होती रहती हैं, स्वतः संपन्न होती रहती हैं। अब देखो हमारे पास जो सूत्र है कौन सा, डेल जी इक्वल वाला, डेल जी इक्वल माइनस एन एफ ई सेल। सामान्य स्थिति में भाई नोट लगा देंगे तो मानक स्थिति हो जाएगी। अब देखो यहां से अगर मैं इस ई सेल का सूत्र बनाऊं, ई सेल का, तो क्या आएगा, देखो माइनस डेल जी अपॉन एन एफ। अब देखो आप इस सूत्र को ध्यान से देखो, यानी इस सूत्र से मैं ऐसे कह सकता हूं कि ई सेल समानुपाती किसके है, डेल जी अपॉन एन एफ के, डेल जी अपॉन एन एफ। अब देखो डेल जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल जी है, हम लिख सकते हैं डेल जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी है भाई, माइनस है, इसका मतलब माइनस गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी। ये हमें पता है कि ये ऋणात्मक चिन्ह गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी को बता रहा है। अब देखो NF का भाग लगा रहे हैं, NF क्या है, अरे n मोलों पे कुल आवेश ही तो है, n मोल इलेक्ट्रॉनों पे कुल आवेश, यानी हम इस गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो कमी है उसमें हम n मोल इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश का भाग लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो डेल जी अपॉन एन एफ है, ये क्या है, ये है प्रति इलेक्ट्रॉन, प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी। तो यहां से हम ई सेल के बारे में क्या कह सकते हैं कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल उस सेल में प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। क्या कह सकते हैं, देखो हम कह सकते हैं कि किसी विद्युत रासायनिक सेल में, किसी विद्युत रासायनिक सेल में या सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उस सेल में, उस सेल में प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में, गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, कमी के बराबर होता है। दोबारा समझना आप, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, यहां से हमने ई सेल इक्वल टू क्या लिखा, माइनस डेल जी अपॉन एन एफ। ये जो माइनस डेल जी एन एफ अपॉन ये क्या है, ये है प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी। तो यहां से हमने ई सेल के बारे में क्या कहा कि किसी विद्युत रासायनिक सेल का विद्युत वाहक बल
उस सेल में प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। अब देखो ये जो प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी है, ये एक मात्रा स्वतंत्र गुण है। क्या है? मात्रा स्वतंत्र गुण। इस बात को आप और समझोगे, यानी अपन कह सकते हैं कि सेल विभव कह सकते हैं, विद्युत वाहक बल कह सकते हैं। सेल विभव एक मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है। देखो मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म बोल सकते हैं या विशिष्ट गुणधर्म कह सकते हैं। विशिष्ट गुणधर्म देखो कहाँ से कहा हमने, क्योंकि जो प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी है वो एक विशिष्ट गुणधर्म होता है और इसके ऊपर सेल विभव का मान निर्भर कर रहा है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर सेल विभव का मान निर्भर नहीं कर रहा है, यानी प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कितनी कमी हुई उस कमी के ऊपर सेल विभव का मान निर्भर करता है। तो अपन कह रहे हैं कि सेल का सेल विभव एक मात्रा स्वतंत्र, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कितनी कमी हो रही है, जितनी कमी होगी उतना ही सेल विभव रहेगा। तो सेल विभव एक मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म है, या अपन कह सकते हैं कि एक विशिष्ट गुणधर्म है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो ये तो हमने गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल विभव में संबंध देख लिया। अब देखो अब हम देखते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में संबंध। इस संबंध को भी आप ध्यान में रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट संबंध है। यानी अब हम क्या देखेंगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा व साम्य स्थिरांक में संबंध। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, गिब्स मुक्त ऊर्जा व साम्य स्थिरांक में संबंध। देखते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा व साम्य स्थिरांक में क्या संबंध होता है। देखो संबंध होता है डेल जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। डेल जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ये संबंध होता है। इस संबंध को आप ध्यान में रखोगे। इसको मैं समीकरण 1 दे दूं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेल जी तो क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ये ऐसे कह सकते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। आर क्या है, गैस स्थिरांक। आर क्या है, गैस स्थिरांक। टी क्या है, परमताप। परमताप इसका मतलब तापमान को हम केल्विन में लेंगे, तो परमताप का मतलब ताप को हम केल्विन में लेंगे। और के क्या है, साम्य स्थिरांक। के क्या है, साम्य स्थिरांक। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ln का जो बेस होता है वो ई होता है। अब अगर मैं इस ई को 10 में चेंज करूं तो यह समीकरण क्या बनेगी, यानी अपन कह सकते हैं कि ln को log में परिवर्तित करने पर, log में परिवर्तित करने पर, देखो हमें पता है ln का बेस तो ई होता है और log का बेस 10 होता है। तो क्या आएगा, देखो डेल जी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी, और अब क्या आएगा log 10 के। अब देखो ये जो समीकरण प्राप्त हुई है ये भी हमें गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक के में संबंध बता रही है। इसको आप समीकरण 2
दे सकते हो। अब देखो हमने अभी एक संबंध लिखा है डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल लिखा है ना, इसको मैं समीकरण 3 दे दूं और फिर क्या कहूं, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखो क्या लिखूंगा मैं, डेल जी के स्थान पे क्या लिखूंगा, माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू क्या है, माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 के, माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या बच गया, एन एफ ई सेल इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग 10 के, और यहाँ से मैं ई सेल बराबर क्या लिख सकता हूँ, ई सेल इक्वल टू 2.303 आर टी, एन एफ नीचे जाएगा अपॉन एन एफ और लॉग 10 के, लॉग 10 के। अब देखो आप देखो इसको मैं समीकरण 4 दे दूं, यानी अपन कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 ये तो संबंध बता रही हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में, और जो समीकरण 4 आई है ये संबंध बता रही है सेल के विद्युत वाहक बल और साम्य स्थिरांक के में। तो देखो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया है गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में संबंध, या अपन कह सकते हैं कि सेल के विद्युत वाहक बल और साम्य स्थिरांक के में संबंध। अब देखो आज की जो क्लास है ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि जब हम अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे नेनसरट इक्वेशन। नेनसरट इक्वेशन में आज की जो क्लास में हमने समीकरण देखी है ये समीकरण सारी के सारी समीकरण वहाँ पे काम आएंगी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो हमने पढ़ा है इसको आप अच्छे से तैयार करना। आज की क्लास दोबारा से आप देखना, इसको खुद एक बार लिखने का प्रयास करना, ताकि आने वाली जो क्लास है हमारी नेनसरट समीकरण वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।